हेलो दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आप सभी को अपने चैनल यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन में स्वागत करता हूं। आज हम देखेंगे फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैंने चैप्टर नंबर 1 प्रकाश के परावर्तन को पढ़ा दिया है, जो 5 वीडियो में समाहित है। उनको आप देखें, उनसे नोट्स बनाएं और नोट्स बनाने के बाद किसी भी बुक मतलब कहने का मतलब 10th क्लास का मतलब कितने ही 1-2 प्रकाशन का बुक आप उठाइए, उसको सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव बनाइए। डेफिनेटली आपको उससे ऑब्जेक्टिव बनेंगे, ठीक है। और ज्यादा फोकस कीजिए कि किसी भी चीज को डीपली पढ़ने का, मतलब उसको कॉन्सेप्ट वाइज पढ़ने का, ना कि सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप। अभी क्या है कि अभी तो एग्जाम का पैटर्न चेंज हो जाने के कारण 50-50 मतलब 50 तो ऑब्जेक्टिव में आता है, तो ऐसा ना करें। शुरू से स्टूडेंट मतलब सिर्फ ऑब्जेक्टिव के ही पीछे नहीं भागे, सब्जेक्टिव को पढ़ें ध्यान से, ऑब्जेक्टिव आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़ लेने के बाद आप बुक के पीछे में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है उसको आप खुद से मारिए, उसको खुद से आंसर कीजिए। उसके बाद होगा क्या कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा। कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो आप में स्टडी करने की इच्छा जागेगी और भी ज्यादा बढ़ेगा। उसके बाद फिर क्या कीजिए, बुक के पीछे जो समरी दिया हुआ रहता है, जो सारांश, उसको आप पढ़ लीजिए। एक बार बुक भी रीड कर लीजिए। इतना कर लीजिएगा तो आपका किसी भी चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कॉन्सेप्ट आपका क्लियर रहेगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को आज हम आगे बढ़ाते हैं। आज इसमें जो हम कवर करने वाले हैं उस टॉपिक, आज इस वीडियो में जो टॉपिक पढ़ेंगे, सबसे पहले अपवर्तन के बारे में पढ़ेंगे कि अपवर्तन आखिर बोलेंगे किसको। उसके बाद माध्यम देखेंगे कि सघन माध्यम की प्रकाश अगर सघन माध्यम से विरल में जाता है तो क्या होता है, और विरल से अगर सघन की ओर जाता है तो क्या होता है। उसके बाद सिक्के के बारे में देखेंगे कि पानी में अगर सिक्का रखा हुआ है तो वो वास्तविक स्थान से थोड़ा ऊपर उठा हुआ क्यों लगता है। उसी तरह पेंसिल को भी देखेंगे कि पेंसिल जब पानी में रखा हुआ रहता है तो जो उसका एक्चुअल यानी कि जो वास्तविक स्थिति रहता है उससे थोड़ा वो अलग हटा हुआ दिखता है, तो क्यों दिखता है। उसके बाद प्रकाश की चाल देखेंगे। उसके बाद फिर इसी में प्रकाश के अपवर्तन में आपतन कोण को देखेंगे और परावर्तन कोण को देखेंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले चैप्टर जो है वो है प्रकाश का अपवर्तन। तो आखिर प्रकाश का अपवर्तन, तो अपवर्तन बोलेंगे किसको, ठीक है। अपवर्तन हम बोलेंगे किसको, तो देखिए प्रकाश के एक माध्यम से, मतलब कि प्रकाश के जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर, ठीक ना, उसके प्रकाश के मुड़ने के ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। मतलब प्रकाश के एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर उसके मुड़ने की घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। आपको मैं ये पढ़ाते पढ़ाते ही मतलब ऐसा होगा कि ज्यादातर जो परिभाषाएं होंगी, डेफिनेशन होगी, वो मैं याद करा दूंगा। आप सुनते सुनते आपको याद हो जाएगा, बस ध्यान से सुनिएगा कि आखिर अपवर्तन कहेंगे किसको। तो जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो प्रकाश की जो मुड़ने की घटना होती है उसी को क्या कहते हैं, अपवर्तन। मतलब समझिए, जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो क्या होती है, मुड़ जाती है, और जो मुड़ने की घटना उसी को अपवर्तन कहते हैं, ठीक है। तो याद ये हो गया होगा। अब देखिए मुड़ता है तो किस तरह से मुड़ता है। मान लीजिए माध्यम है तो कभी ये सघन माध्यम हो, ये विरल माध्यम, तो अगर सघन से विरल में जाएगा तो क्या होगा, उसके बाद विरल से सघन में जाएगा तो क्या होगा, उसमें क्या बदलाव होगा, मुड़ेगा भी तो किस तरह से मुड़ेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे फिगर में देख लीजिए कि ये विरल माध्यम। अच्छा पहले इसी को बता देते हैं। जब प्रकाश ठीक है विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, ठीक है दोस्तों। कहने का मतलब है कि जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो किधर मुड़ती है, अभिलंब की ओर मुड़ती है। अब समझिए विरल माध्यम और सघन माध्यम कहेंगे किसको। तो विरल कहने का मतलब ऐसा माध्यम, विरल जहां कुछ नहीं हो कहने का मतलब हवा वहां पे हो, इसके अलावा मतलब वहां उतना, जैसे मार्केट में होता है भीड़ भाड़ एरिया, तो उसमें क्या कहते हैं, सघन भीड़ भाड़, तो वो हो जाएगा सघन। लेकिन जहां खाली हो, खालीपन हो, उसको विरल माध्यम कहेंगे।
तो अगर विरल माध्यम से सघन की ओर जाती है, ठीक है, तो वह विलंब की ओर मुड़ती है। जैसे यहाँ पर देखिए विरल, तो विरल में क्या हो जाएगा, हवा, विरल में हवा हो जाएगा। तो अगर कोई लाइट हवा से, यानी कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जा रहा है, यानी हवा से अगर पानी की ओर जाता है, पानी क्या है, पानी तो सघन है, ठीक है। तो मान लीजिए ये क्या है, जो ये मेरा अभिलंब है, अभिलंब कहने का मतलब जो परपेंडिकुलर हो, 90 डिग्री पे हो। तो ये हमारा ये जो लाइन है ये हो गया आपका अभिलंब, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर देखिए, हम जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाने पर, ठीक है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है, अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो देखिए ये क्या है, ये अभिलंब है, तो इधर की ओर मुड़ गई। जब ये जो किरण है, जो प्रकाश है, ये विरल माध्यम से सघन की ओर जब गई, तो देखिए यहाँ तो अभिलंब से दूर है, यहाँ देखिए ये यहाँ पर देखिए अभिलंब से इसकी दूरी है ज्यादा, और यहाँ पर देखिए कम हो गया। मतलब क्या हुआ, वही चीज है कि जब विरल माध्यम से सघन माध्यम की ओर जाती है तो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। तो ये जब विरल से ये सघन की ओर गई, तो इसको एक्चुअली में जाना चाहिए था ये लाइन को ऐसे, लेकिन गया ये कैसे, ये और अभिलंब की ओर मुड़ गई, ये लाइन अभिलंब की ओर मुड़ गई। समझ गए? इसको बनाना नहीं है, समझाने के लिए बता दिया। असल में ये लाइन इस तरह से जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये इधर की ओर मुड़ गई, अभिलंब की ओर मुड़ गई। क्यों मुड़ गई? क्योंकि विरल से ये सघन में जा रही है, ठीक है। समझ गए होंगे? इसको भी नहीं लिखना है, नोट्स में सिर्फ इतना ही बनाना है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ का जो एंगल होगा वो बड़ा होगा और यहाँ का एंगल छोटा होगा, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ ये समझ गए होंगे। अब देखते हैं, पहले तो विरल से गया सघन में, तो ये होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कभी सघन से विरल में जाए। तो अब देखिए, जब प्रकाश सघन माध्यम से इस बार विरल माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, ये अभिलंब से दूर जाती है। जस्ट उल्टा, जस्ट एक याद कीजिए, जस्ट उसका उल्टा। जब विरल से सघन की ओर जा रही थी तो अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, लेकिन जब इसका अपोजिट सोचते हैं, सघन से अगर विरल में जाएगा तो उसका भी अपोजिट होगा, उसमें अभिलंब की ओर मुड़ रही थी, अभिलंब की ओर जा रही थी, तो इसमें क्या होगा, अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। चलिए देखते हैं। जैसे मान लीजिए ये विरल माध्यम हो गया, ये सघन माध्यम हो गया, तो इस बार देखिए एरो का चिन्ह पे ध्यान दीजिएगा, ये इधर जा रहा है, मतलब कि विरल से सघन में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि ये इधर जा रहा है, मतलब एरो इधर है, मतलब सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर देखिए, जब ये सघन से विरल की ओर जा रहा है तो वहां पे क्या पढ़े हैं अभी कि जब प्रकाश कोई सघन माध्यम से विरल की ओर जाएगा तो अभिलंब से दूर जाएगा। तो देखिए अभिलंब से दूर चला गया, ये क्या हुआ, ये अभिलंब से ये क्या चला गया, दूर चला गया, और यहाँ पे देखिए पास है, ठीक है। अभिलंब से क्या होगा, दूर चला गया। हालांकि इसको जाना किधर चाहिए था, ये अभिलंब है, अभी बताएं उसमें ये अभिलंब है, इसको जाना चाहिए था ये, यानी अभिलंब के इतने नजदीक से जाना चाहिए था, लेकिन क्या हुआ, ये अभिलंब से दूर होकर जा रहा है, ठीक है। समझ गए होंगे, ये भी याद भी हो गया होगा, ठीक है। तो इतना फिर से रिकॉल करते हैं कि अपवर्तन कहते हैं किसको है, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम की ओर जाती है और जाने के क्रम में जब प्रकाश, ठीक है, मुड़ जाती है, तो इसी को घटना क्या कहते हैं, अपवर्तन। मुड़ने की घटना को अपवर्तन कहते हैं। लेकिन अब मूर्ति भी है तो कैसे, तो मान लीजिए कि जब प्रकाश सघन माध्यम से, सॉरी विरल माध्यम से जब सघन माध्यम की ओर जाती है तो क्या होता है, वो अभिलंब की ओर मुड़ जाती है। लेकिन जस्ट इसका अपोजिट सोचेंगे कि सघन माध्यम से, ठीक है, सघन माध्यम से विरल माध्यम की ओर जाएगी तो क्या होगा, वो अभिलंब से दूर जाएगी, ठीक है। इतना तक रिकॉल कर लिए, ये याद हो गया होगा उम्मीद करता हूं। अब चलिए आगे देखते हैं कि पानी में रखा गया सिक्का का अपने स्थान से ऊपर उठा हुआ क्यों प्रतीत होता है। कभी हम लोगों ने ऐसा देखा होगा कि अगर जिस बाल्टी या किसी भी बर्तन में, बेलनाकार बर्तन किसी में अगर पानी रखा हुआ हो तो बिना पानी का अगर हम देखेंगे तो उसका जो तली होता है वो लगता है कि थोड़ा नीचे है, ज्यादा नीचे है। लेकिन जब पानी रखा हुआ रहता है तो लगता है कि तली क्या है, दिखने में लगता है कि तो ये तो नजदीक में ही है, तली थोड़ा ऊपर उठा हुआ लगता है। तो उसी तरह ये भी है, सिक्का भी ऊपर उठा हुआ लगता है। एक और एग्जाम्पल जैसे कि देते हैं कि जिन लोगों ने कभी अपने हाथों से मछली पकड़ने की कोशिश की होगी तो उसमें होता क्या कि मछली ज्यादा बार पकड़ाती नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि मान लीजिए कि हम
वास्तविक जो स्थान होता है उससे क्या होता है, मछली थोड़ा ऊपर उठा हुआ दिखता है। ठीक, ऊपर उठा हुआ दिखता है अलग। तो हम ऊपर जब उठा हुआ दिखता है तो हम हाथ ऊपर की ओर मारते हैं, लेकिन एक्चुअली मछली तो थोड़ा और नीचे रहती है, वो नीचे से निकल जाती है। ठीक है, चलिए उसी कॉन्सेप्ट ये है कि आखिर सिक्का ऊपर क्यों उठा हुआ दिखता है, तो इसको समझते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक टब है, ठीक, इसमें पानी है, क्या है, से वाटर फुलफिल है, भरा हुआ है। तो सिक्का, यानी सिक्का सबसे पहले ये ए बिंदु है, ए पर है, ठीक है। लेकिन उसके बाद फिर सिक्का कहाँ हमको प्रतीत होता है कि ये थोड़ा ऊपर उठा हुआ है। तो ऐसा होता क्यों है, और यहाँ से हम देख रहे हैं, यानी कि आंख है, आंख से यहाँ से देखते हैं, ऐसा क्यों होता है, चलिए देखते हैं। तो सिक्का जब पानी के अंदर ए स्थान पर होता है, सिक्का जब पानी के अंदर कौन से स्थान पर है, देखिए ए स्थान पर है, ठीक, ए बिंदु पर है, तब उससे परावर्तित किरण, जो परावर्तित किरण है पानी से बाहर निकलती है। परावर्तित किरण क्या है, देखिए ये परावर्तित किरण, ये पानी से क्या होती है, बाहर निकलती, तभी ना हमको दिखेगा। तो ये परावर्तित किरण पानी से बाहर की ओर निकलती है। और अपवर्तन के कारण, अपवर्तन कहते हैं किसको, कि एक माध्यम से दूसरे माध्यम जाएगा तो वो क्या होगा, प्रकाश मुड़ जाएगा। देखिए मुड़ रही है, तो अपवर्तन के कारण मुड़ जाती है, जिससे सिक्का हमें उस स्थान से ऊपर बिंदु बी पर दिखता है। ठीक है, अपवर्तन के कारण। देखिए ऐसा क्यों होता है, जस्ट ये वाला कॉन्सेप्ट यहाँ पे अप्लाई हो रहा है कि देखिए किरण जा रहा है कहाँ, सघन से विरल की ओर, सघन से विरल की ओर जा रहा है। तो हम यहाँ पे अभिलंब तो बना हुआ नहीं है, तो मान लीजिए हम यहाँ पे अभिलंब इस तरह से एक समझाने के लिए आपको ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ड्रॉ करते हैं तो ये क्या होता है कि अभिलंब से दूर जाएगी, तो ये अभिलंब से दूर चली गई, तो ये तो आना चाहिए था यहाँ पे, है यहाँ पे, लेकिन अगर ये मुड़ गई इधर साइड, तो अगर इसको हम आगे करेंगे डॉट, इसके लाइन में सीधे, इसके सीध में मिलाएंगे तो ये यहीं पे मिल जाएगी। मतलब वास्तविक जो एक्चुअल इसका पोजीशन था उससे उसका ऊपर ये दिखेगा, हालांकि है नहीं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होगा। ठीक है, फिर से समझिए कि जब पानी के अंदर सिक्का बिंदु ए पर है तो उससे निकलने वाली किरण, जो किरण है परावर्तन के बाद जो निकलती है, परावर्तन किरण, ठीक ना, पानी से बाहर निकलने के बाद क्या होता है कि अपवर्तन के कारण वो मुड़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है कि जो सिक्का होता है हमको बिंदु ए के कारण, बिंदु ए के बजाय बिंदु बी पे हमको दिखती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि इस प्रकार सिक्का का क्या होता है, अपवर्तन के कारण दिखता है। किसके कारण दिखता है, ये अपवर्तन के कारण दिखता है, ठीक ना, कारण अपने स्थान से ऊपर प्रतीत होता है। ठीक है, समझ गए होंगे कि अपवर्तन के कारण ये ऊपर दिखता है। जैसे अभी मछली का एग्जांपल दिए, तो उसमें भी क्या होता है कि एक्चुअल पोजीशन में क्या होता है, मान लीजिए ये नदी है, ठीक है, और यहाँ पे फिश है, ठीक, तो दिखेगी हमको यहाँ पे। तो अगर कोई मछली पकड़ने वाला रहेगा तो हाथ से अगर पकड़ेगा तो ये तो हाथ यहाँ पे लगाएगा, थोड़ा सा ऊपर लगाएगा, लेकिन मछली है या नहीं, और इससे आंख से क्या होता है, मछली को पता चल जाता है, और ये नीचे रहती है तो ये पकड़ में नहीं आती और भाग जाती है। ठीक है, उम्मीद करता हूं ये भी आपको अच्छे से याद हो गया होगा। अच्छे से एक बार रिकॉल कीजिए, एक बार में नहीं समझ में आया तो 1 से 2 बार वीडियो देखिए, आपका ऑलरेडी क्लियर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि पानी में रखा हुआ पेंसिल, ठीक है, वो मुड़ा हुआ क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, तो जैसे कि हम लोगों ने देखा हुआ कि जब भी पानी में जब कोई या फिंगर ही डालते हैं तो फिंगर क्या होता है, पानी के ऊपर और पानी के जो नीचे जाता है वहां से वो थोड़ा सा टेढ़ा, मतलब कि मुड़ा हुआ दिखता है। जैसे पानी में अगर कोई डंडा या स्टिक हम डाल के उसको चेक कर सकते हैं, वैसा ही दिखेगा, वो क्या होता है, मुड़ा हुआ दिखता है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है, तो ये होता है अपवर्तन के कारण। ठीक है, इसमें मान लीजिए कि होता क्या है, तो सबसे पहले हम एक टब ले लेंगे, उसमें पानी आधा फुलफिल कर देंगे, आधा। उसके बाद पेंसिल को हम क्या करेंगे, उसमें डालेंगे। मान लीजिए पेंसिल को ए बी सी मतलब 3 भाग में हम मानेंगे। मान लीजिए कि ए बी जो हिस्सा है वो पानी के ऊपर और बी सी नीचे रहेगा। ठीक है,
तो जो सी पॉइंट है जो नीचे पानी के अंदर, उससे क्या होगा कि किरण परावर्तन के बाद, ठीक है, ऊपर जाएगी और अपवर्तन के कारण क्या होगी, मुड़ जाएगी। कि उसका क्यों मुड़ेगी, क्यों, क्योंकि जिसका माध्यम चेंज होगा उसका क्या होगा, स्टेट चेंज होगा, वो सघन से विरल की ओर जाएगी। और जब सघन से विरल की ओर जाती है तो पता है आपको कि क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया भी है कि उसमें होता है कि जब सघन से विरल की ओर जाएगी तो अविलंब से दूर जाएगी, यानी उसकी क्या होगी, तिरछा हो जाएगी। और जब वो तिरछा हो जाएगी उसके बाद जब हम जो वो तिरछा होगी तो क्या होगा, जब वो किसी के भी नेत्र तक पहुंचेगी तो वो जब हम उसके सीध में लाएंगे तो क्या होगा, पेंसिल थोड़ा सा उसका प्रतिबिंब जो उठा हुआ ऊपर प्रतीत होगा थोड़ा सा तिरछा होगा, ठीक है। तो उसी को अभी हम देखेंगे कि ऐसा क्यों होता है। चलिए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले एक टब लेंगे, उसमें पानी फुल फिल कर देंगे। ये हमारा पेंसिल है, पेंसिल ABC, मान लीजिए ABC नाम लिख देंगे, ABC, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पर देखिए जो AB हिस्सा ये पानी के बाहर है और BC हिस्सा क्या है, पानी के अंदर है। उसके बाद हो क्या रहा है कि ये C पॉइंट है, इससे जो किरण है वो अपवर्तन के कारण मुड़ जा रही है, ठीक है, हमारे आंखों तक मुड़ के आ रही है। फिर इसको अगर हम ये डॉट डॉट करके इस लाइन को अगर मिलाएंगे तो ये एक्चुअल में जाएगा कहाँ पे, मतलब लगेगा कहाँ पे, ऐसा कि यहाँ पे प्रतीत हो रहा है तो यहाँ पे आएगा, मतलब कि जो प्रतिबिंब यहाँ बनेगा। तो पेंसिल का जो क्या होगा, ये जो पेंसिल ऐसे है ये हमको थोड़ा सा इधर की ओर दिखेगा, यानी ये इधर तिरछा दिखेगा, ठीक है। ऐसा आप प्रैक्टिकल करके भी देख सकते हैं। साइंस में कोई चीज पढ़िए, ठीक ना, अगर उसमें अगर कोई चीज अगर बोल रहा है कि आप ऐसा करते हैं तो वैसा हो रहा है, तो अगर कुछ संभव हो, मतलब कुछ ऐसा जो घरेलू प्रैक्टिस टाइप का, तो आप घर में भी करके देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि पानी में डाला गया पेंसिल अपवर्तन के कारण, ठीक है, किसके कारण, अपवर्तन के कारण, ठीक ना, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अपवर्तन का ही मतलब होता है कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है और जब वो मुड़ती है तो मुड़ने की घटना को अपवर्तन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अपवर्तन के कारण ही क्या होती है, मुड़ी हुई प्रतीत होती है। अब मान लेंगे, ठीक है, पैराग्राफ चेंज करके आप लोग नोट्स बनाइएगा जिससे दिख रहा है। तो मान लेंगे कि पानी के अंदर एक पेंसिल ABC है, पेंसिल का नाम है ABC, डाला गया है। माना पेंसिल AB, जो AB हिस्सा है वो पानी के बाहर है और जो BC हिस्सा है वो क्या है, पानी के वो अंदर है। जैसा कि इसमें दिख रहा है AB बाहर है और BC हिस्सा पानी के अंदर है। पेंसिल के C बिंदु, यहाँ पर देखिए पेंसिल का जो ये C बिंदु है, ये C बिंदु, ठीक है, से परावर्तित किरण, यानी जो किरण आएगी और रिफ्लेक्ट परावर्तित होकर फिर ये वापस जाएगी। परावर्तित किरण देखिए, ये मैंने लाइन भी दिया कि किधर की ओर जा रही है, ये परावर्तित किरण है जो इधर की ओर जा रही है, ठीक है, नीचे भी दे दिया ऊपर भी दे दिया एरो। परावर्तित किरण मुड़ जाती है, क्या होती है, मुड़ जाती है। तो क्यों मुड़ रही है, तो अपवर्तन के कारण मुड़ रही है और यह बिंदु D पर दिखाई पड़ती है। अब देखिए ये मुड़ गई, ये यहां से मुड़ गई, लेकिन जब हम इसको लाइन से इससे मिलाएंगे तो ये कहां पे दिखेगा, ये पॉइंट पे, यानी कि इस पॉइंट को क्या मानेंगे, D। तो यानी हमको कहां पे दिखेगी, यह बिंदु D पर दिखलाई पड़ती है, ठीक ना। वास्तव में है नहीं, लेकिन हमको ऐसा प्रतीत होता है ये D पर है। इस प्रकार पेंसिल हमें, तो इस प्रकार क्या होता है, पेंसिल हमें ABCD, यानी जो शुरू में जो पेंसिल था ABC, लेकिन ये मुड़ने के कारण हमको क्या पेंसिल दिख रहा है, ABD, कि पेंसिल क्या दिख रहा है, ABD, समझ गए। यानी जो यहाँ पर पहले अंतिम पॉइंट जो इसका था C था, अब D हो गया, यानी ABD हो गया, पेंसिल प्रतीत होती है। अतः पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होती है, यानी इसलिए पेंसिल क्या हुआ है, मुड़ा हुआ दिख रहा है, ठीक है। एक बार इसको फिर से समझेंगे, ठीक है, सुनते सुनते ध्यान से सुनिए, आपको याद हो जाएगा, ठीक है। तो एक टब लेंगे, प्रैक्टिकल करके आप देख सकते हैं, इसमें ABCD ऐसा कुछ नहीं है, मान सकते हैं, पेंसिल पे लिख भी सकते हैं, ऐसे तो समझ में आ गया होगा। तो इसमें जो एक टब ले लेंगे, एक टब में एक पेंसिल को डाल देंगे, पेंसिल के ऊपरी सिरा को A और जहां पानी का जो लेयर रहेगा सरफेस वहां पे B, और सबसे जो नीचे रहेगा उसको C मान लेंगे, ठीक है। तो C पॉइंट से क्या होगा, किरण परावर्तित होने के बाद क्या होगा, अपवर्तन के कारण मुड़ जाएगी और मुड़ के जो भी देखने वाला रहेगा, चाहे आप हो हम हो, उसके आंखों तक पहुंचेगी। तो क्या होगा कि वो आंख तक पहुंची, ठीक है। तो जो बिंदु C था वो हमको कहां दिखेगा, बिंदु D पे दिखेगा, ठीक है।
तो जो पहले पेंसिल थी ABC, अब वो पेंसिल दिखेगी ABD, यानी थोड़ा सा तिरछा। ठीक है, तो यही कारण है कि हमको क्या होता है, पेंसिल मुड़ा हुआ प्रतीत होता है। ठीक है, अब देखते हैं कि प्रकाश की चाल। तो प्रकाश की चाल क्या होता है कि अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होती है। ठीक है दोस्तों, क्या होती है कि प्रकाश की चाल अलग अलग माध्यम में अलग अलग होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब हम गाड़ी लेके चलते हैं, तो अगर सिटी में गाड़ी हम लोग चलाते हैं तो क्या होता है, उसमें ट्रैफिक थोड़ा ज्यादा होता है, तो गाड़ी का स्पीड क्या होता है, कम होता है। अगर वही गाड़ी हम हाईवे पे लेके जाएं तो क्या होगा कि गाड़ी का स्पीड ज्यादा रहेगा। तो उसी तरह समझिए कि प्रकाश की चाल का जो विभिन्न क्या होता है, माध्यमों में उसका अलग होता है। जैसे पानी में अलग होगा, उसके बाद हवा में अलग होगा, कांच में अलग होगा। तो इसमें सबसे ज्यादा होता है हवा में स्पीड। हवा में स्पीड क्यों हो रहेगा, क्योंकि हवा में तो कोई तो रोकने टोकने वाला है नहीं, तो स्पीड में क्या होगा, उसकी स्पीड में, गति में तेजी रहेगी। उसके बाद फिर आते हैं पानी में थोड़ा उससे कम, और कांच में सबसे कम, मतलब वो कंपैरिजन बाय वो तीनों के सबसे कम। तो जैसे कि विभिन्न होती है, जैसे एग्जांपल में, जैसे यहाँ पर देखिए, आप ये याद कर लीजिए, ये ऑब्जेक्टिव में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, ऐसे तो जो भी है उसी से मतलब सबसे ऑब्जेक्टिव बनता है, लेकिन ये इसमें से डायरेक्ट पूछा जाता है कि प्रकाश की चाल पानी में कितना होता है या वायु में। वायु देखिए, वायु मतलब निर्वात भी हो सकता है, निर्वात जहाँ कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, सिर्फ हवा हो सकती है। कांच में कितनी होती है, तो चलिए देखते हैं कि वायु में, तो वायु में होती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि 1 सेकेंड में उसका स्पीड रहेगा वायु में चलने का, प्रकाश का, कि 1 सेकेंड में वो 3 लाख किलोमीटर चल सकती है। ठीक है, वही देखते हैं पानी में, तो पानी में चल सकती है 2,25,000, कितना चल सकती है, 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड। और फिर उसके बाद कांच में कितना, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है दोस्तों, याद हो गया। फिर से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यमों में अलग अलग होती है। जैसे पानी में या निर्वात में चाल, तो वो होता है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। उसी बात देखते हैं, निर्वात वायु में था, अब पानी में देखते हैं, तो पानी में हो जाएगा 2,25,000 किलोमीटर पर सेकेंड, और कांच में उससे कम हो जाएगा 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। देखिए इसमें समझिए यहां से कितना का डिफरेंस हो रहा है, 25,000 का। ठीक है, यहाँ पे 25,000 कम, सॉरी यहाँ पे 75,000 कम हो जाएगा। ठीक है, ट्रिक नहीं, इसे याद कर लीजिएगा। ट्रिक पे देखिए होता क्या है कि मैं ज्यादा ट्रिक पे विश्वास नहीं करता हूँ। ठीक है, ट्रिक, हाँ, अगर आप खुद से अपना कोई ट्रिक इराइज करते हैं, मतलब खुद से बनाते हैं, तो बेटर होता है। अगर आप कोई सुना है ट्रिक बताया, तो होता क्या है कि आप ट्रिक तो याद कर लिए, तो वो भी आपको ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। लेकिन खुद से जो ट्रिक इराइज कीजिएगा पढ़ के, वो आपको अनंत, मतलब हमेशा के लिए आपको याद होगा। तो वो ट्रिक इराज कब होगा, जब आप मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा, समझ के पढ़िएगा। ठीक है, तो ध्यान से पढ़िए, और ट्रिक हो सके ज्यादा तो किसी भी चैप्टर से रिलेटेड खुद इराज करने का कोशिश कीजिए। तो चलिए अब देखते हैं प्रकाश का अपवर्तन। जैसे प्रकाश का परावर्तन हम लोग ने देखे थे, ठीक, हम लोगों ने देखा, उसी तरह इसमें अपवर्तन देखेंगे कि अपवर्तन में कौन क्या होता है, इसमें कैसे कैसे किरण मुड़ते हैं। तो चलिए, ये आपका मेन लाइन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये अभिलंब, जो ये मेन लाइन है, ये इसको अभिलंब बोलेंगे। अब देखिए ये आपतित किरण हो गया, ये किरण जो आ रही है आपतित, समझिए, आना मतलब आपतित, आना मतलब आपतित, जो आ रही किरण को आपतित, जो मतलब जा रही है यहाँ, उसके बाद परावर्तित, ये परावर्तित होके जा रही है, तो इसलिए सॉरी यहाँ पे परावर्तित किरण, ये आपतित किरण, ये परावर्तित किरण। ठीक है, तो यह अभिलंब हो गया। अब देखिए, मान लीजिए ये आपका सघन माध्यम होगा, ये अभिलंब की ओर मुड़ रही है, मतलब ये क्या हो गया, ये सघन माध्यम होगा और ये विरल होगा। ठीक है, यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन समझिए अभिलंब की ओर जा रहे तो सघन ही होगा और वो विरल होगा। तो आपतित किरण हो गई ये, और ये जो यहाँ पे है ये आपका परिवर्तित किरण हो गया। तो देखिए, आपतित किरण और अभिलंब के थ्रू, यानी ये जो कोण बन रहा है, ये किससे बन रहा है, आपतित किरण और अभिलंब। तो आपतित किरण और अभिलंब के कारण, या इन दोनों के जो बीच का कोण होता है, उसको आपतन कोण बोलते हैं। आपतित किरण से आपतन कोण, उसी तरह परावर्तित किरण से परावर्तन कोण। तो परावर्तन कोण बनेगा कैसे, अभिलंब और अपवर्तित
किरण के कारण उसके बीच में, ठीक है। तो वही चलिए यहाँ पर देखिए, वही है लिखा हुआ कि प्रकाश का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाने पर आपतित किरण, ठीक है, ये जो आपतित किरण द्वारा अभिलंब के साथ, किसके साथ बना रहा है, ये आपतित किरण और ये अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगा, ठीक ना, उसी को बोलेंगे आपतन कोण। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया। फिर से समझिए कि आपतन कोण कहेंगे किसको, अभिलंब के साथ, सॉरी ये आपतित किरण जो अभिलंब के साथ जो कोण बनाएगी उसी को बोलेंगे आपतन कोण। उसी प्रकार जब परावर्तित किरण अभिलंब के साथ, ठीक है, जो कोण बनाएगी उसको परावर्तन कोण कहेंगे। तो यहाँ पे परावर्तन कोण, अपवर्तित किरण, ठीक है, और अभिलंब के बीच का कोण अपवर्तन कोण होता है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आप लोगों को ये याद हो गया होगा। अधिकांश मतलब चीजें तो आप लोगों को यूं ही याद हो गया होगा। आपका बस आपका यह दायित्व बनता है, कर्तव्य बनता है कि आज के इस जो वीडियो में जितना मैंने पढ़ाया उतना तक आप नोट्स बना लें, उसको अच्छे से याद कर लें, और इतना तक जो भी टॉपिक पढ़ा है या मतलब उसको आप बुक से भी एक बार देख लें। ठीक है, उसके बाद फिर क्या करें, आप सभी स्टूडेंट और मेरे दोस्तों से ये एक निवेदन है कि आप ज्यादा से ज्यादा अपने आसपास पेड़ पौधे को लगाएं। ठीक है, अगर किसी के पास कुछ ज्यादा जगह तो आप बड़े वृक्ष भी लगा सकते हैं, अगर छोटा जगह तो आप छोटे से पौधा भी कहीं भी लगा सकते हैं अपने घर में, और हो सके तो जो बेजुबान पशु पक्षी होते हैं उनके लिए भी आप, जैसे मान लीजिए कि पक्षियों के लिए पानी रख दें, उसके लिए खाना रख दें, तो ऐसा करें और पेड़ पौधा लगाएं ज्यादा से ज्यादा, ताकि आपका आसपास का वातावरण शुद्ध बना रहे। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपका वीडियो, ये जो मेरा वीडियो है, आपको अगर यूजफुल लगा हो और इससे लगे कि फायदा हो रहा है, तो प्लीज मेरे चैनल सेल्फ स्टडी विद कुंदन को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल के घंटी को बजा दें, ताकि मेरे जो आने वाले वीडियो है वो आपका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि अधिक से अधिक स्टूडेंट और फ्रेंड्स को उससे लाभ हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलते हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी चैप्टर से रिलेटेड। ये भाग 1 था।